नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन सर। मुगल काल को शुरू करने से पहले चलिए ज़रा भारत और चीन के बीच में जो विवाद हमारे सामने आया है उस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। हम विवादों पे कम बात करेंगे। इंडिया चाइना रिलेशन के बाद भारत ने जो कुछ डिसीजंस लिए हैं उन पे बात करेंगे। मेरा ये वीडियो द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, कंट्रोल नॉट डिलीट, उस पर बेस्ड है, लेकिन मैंने इसमें किसी भी विवादित टिप्पणी को शामिल नहीं किया है। ना भारत चीन के रिलेशन में बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ अभी इतना बताने वाला हूँ कि भारत ने जो अभी डिसीजंस लिए हैं वो क्या मायने रखते हैं, और काफ़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो छात्र नहीं भी तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की वो भी समझ सकें, उनके माता पिता समझ सकें, और ख़ास तौर पे हमारे जो देश की सीमा के जवान हैं वो भी इसे देखें और समझें कि भारत ने स्टेप्स किस हद तक लिए हैं और वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंट्रोल नॉट डिलीट का रिलेशन, ये जो आर्टिकल है ये यूपीएससी के लिए देखा जाए तो जीएस का जो पेपर 2 आता है इंटरनेशनल रिलेशन, उससे संबंधित है। देन एमपीपीएससी में इंटरव्यू के काम आएगा ये। आप मेरी जब लाइव वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं और अच्छे से इसको डिस्कस करूँगा, और अवेयरनेस जागरूकता बढ़ाने के तो काम आएगा। बीइंग ए इंडियन हमें पता होना चाहिए, हम किसी भी फील्ड में हों, कि अभी भारत के जो डिसीजंस हैं वो किस हद तक मायने रखते हैं। अब आपको तो पता ही होगा 29 जून को भारत ने एक बहुत ही कड़ा डिसीजन लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। डिसीजन इंतरिम था, यानी अस्थायी, कि 59 मोबाइल ऐप जो हैं जो खास तौर पे चाइनीज़ हैं उनको बैन कर दिया गया है। और इस डिसीजंस में क्या क्या बातें शामिल है, एक तो 48 आवर्स का टाइम दिया है चाइनीज़ कंपनीज़ को कुछ की इश्यूज़ पर, कि वो जो डाटा शेयरिंग करते हैं भारत के उपभोक्ताओं का, उसकी प्रॉपर जानकारी वो भारत सरकार को दें। भारत सरकार ने और क्या कहा है, भारत की सरकार क्या चाहती है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल सरकार चाहती है कि एक लोकल ग्रीवियंस ऑफिस भारत में इन कंपनीज़ का हो, इंडिया में हो, क्योंकि यदि भारत में अगर आपको व्यापार करना है तो आपकी लोकल ग्रीवियंस ऑफिस भारत में अगर होगा तो लायबिलिटी सिद्ध होगी, आप एक ईमानदार विक्रेता के रूप में यहाँ स्थापित भी होंगे, आपकी अकाउंटेबिलिटी सिद्ध होगी यहाँ पर, और स्टेबिलिटी भी पता चलेगी कि अचानक से कहीं आप व्यापार बंद करके भागने वाले तो नहीं हैं, स्थिरता दिखेगी। लोकल ग्रीवियंस ऑफिस से आप बस इतना समझ लीजिए कि आप, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने फोर्ब्स मैगज़ीन का नाम सुना होगा, तो फोर्ब्स मैगज़ीन जो है उसका एक लोकल ग्रीवियंस ऑफिस मुंबई में है, और वो अपनी पत्रिका निकालती रहती है जिसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी लिस्ट निकलती है। तो ऐसा ही कुछ चाइनीज़ कंपनी के लिए भी भारत सरकार चाहती है कि आप लाइबिलिटी दिखाएं, यहाँ पर रखें, अपना एक ऑफिस भी रखें। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यहाँ डाटा शेयरिंग करते रहें और अपने ऐप्स को बेचते रहें। आगे बढ़ते हैं, और इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए जो टिकटॉक है, सबसे फेमस ऐप भारत में चाइनीज़ का है, उसको सरकार ने, टिकटॉक समेत 59 ऐप्स को भारत में फ़िलहाल एक बैंड की स्थिति में कर दिया है, फ़िलहाल उनको बंद कर दिया है। याद रखिएगा भारत में इसके 200 मिलियन यूज़र्स हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि टिकटॉक जो चाइनीज़ ऐप है वो किसने डेवलप किया, तो ये एक चाइनीज़ मल्टीनेशनल कंपनी उसने बनाया है, बाइट डांस। ये अक्सर आपको पता होना चाहिए, बाइट डांस। इंडिया में टिकटॉक कई लोगों को रोज़गार देता है। मान कर चलें तो 1000 से ऊपर लोग हैं जो टिकटॉक के माध्यम से कमाई करते हैं। और रिवेन्यू देखा जाए तो टिकटॉक जो रिवेन्यू देता है उसमें नंबर 1 पे चाइना है। इंडिया ओरिजिनल रिवेन्यू ग्रेनर में नहीं है, नंबर 1 पे चाइना है, देन यूएसए, लेकिन तीसरे नंबर पे इंडिया है। मतलब आप सोचिए इंडिया में कितने इसके सब्सक्राइबर या डाउनलोडर्स होंगे। खैर, इश्यूज़ क्या निकल कर आए जो मैं आपको बताना चाहता था, इसको बैन करने की वजह क्या थी। एक तो देखिए, भारतीय जवान जो हमारे शहीद हुए गलवान घाटी में, चीन के पास, जो भारत की सीमा पर लगा हुआ है और भारत का हिस्सा है, वो एक बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन एक वजह और भारत सरकार ने बताई कि डाटा शेयरिंग नॉर्म्स जो हैं वो चाइना कभी शेयर नहीं करता है। मतलब क्या है कि चाइना में जैसे एक कानून है कि जो भी चीन की कंपनी कार्य करती है, चाहे वो चीन में कार्य कर रही हो या चीन के बाहर कार्य कर रही हो, उसको चाइनीज़ इंटेलिजेंस से अपना डाटा शेयर करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। भारत में ऐसा कोई रूल नहीं है, ये चाइना में। तो इस हिसाब से इंडिया के लिए भी एक खतरा है,
और वेस्टर्न यूरोपियन कंपनीज़ के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो और यहाँ का डाटा आप शेयर कर रहे हो और चाइनीज़ इंटेलिजेंस को वो बेच रहे हो या दे रहे हो, तो वो तो भारत की संप्रभुता के लिए स्वाभाविक रूप से खतरा हुआ। मतलब ये कि अगर भारत में आपको रहना है तो भारत सरकार चाहती है आप अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाइए, सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से ही यहाँ ना रहिए। समझ में आ रही बात? खैर, अब इंडिया गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या स्टेप्स लिए? इंडिया गवर्नमेंट ने लीगल स्टेप्स लिए हैं, याद रखिएगा। इसमें दो चीज़ों का इंडियन गवर्नमेंट ने सहारा लिया है। एक तो सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और दूसरा आईटी प्रोसीजर ऑफ सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009। इसका भी भारत सरकार ने सहारा लिया है, मतलब एक लीगल कदम उठाया है। तो ऑब्वियस ही बात है, चाइना का रिएक्शन तो इस पे आना ही था, तो चाइना ने भी अपना रिएक्शन दिया, जो हर बार वो देता ही है। आपको शायद पता होगा 1962 के बाद से चीन, चाहे तिब्बत हो, कैलाश मानसरोवर यात्रा हो, अक्साई चाइना हो, ट्रांस हिमालय हो, हर जगह हमें डिस्टर्ब करता आया है। अब यहाँ वो डिस्कशन करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मैं अलग वीडियो बनाऊंगा उस पर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमेशा चाइना का रिएक्शन बहुत ही अजीब होता है, और यहाँ पर भी उसने किया है। एक तो उसने कहा है कि भारत ने जो ये कार्य किया बहुत ही सिलेक्टिव है, चयनात्मक है और भेदभावपूर्ण, यानी डिस्क्रिमिनेटिव है। अब ऐसा चाइना क्यों कहता है? चाइना ये कहता है कि ये जो डिसीजन भारत का है वो इंटरनेशनल ट्रेड के एक तो विरुद्ध है, खिलाफ है, इससे इंटरनेशनल ट्रेड को हानि होगी। दूसरा, WTO के जो रूल्स एंड नॉर्म्स हैं उसके भी विरुद्ध है ये डिसीजन, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तीसरा, जो ई कॉमर्स है उसके भी ये विरुद्ध है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो चाइना को मुझे लगता है अभी बहुत ज़बरदस्त हानि हो रही है, जो चाइना ने अपने वक्तव्य में कहा है कि मार्केट कंपटीशन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ क्या है। एक्चुअली में अगर आप इंडिया का ये साउथ इंडिया का मैप देखें और इसके नीचे पूरा साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया में भी चाइना की अच्छी पकड़ है, लेकिन भारत अभी यहाँ इनको कड़ी टक्कर दे रहा है, भारत अपने टेक्नीशियंस के माध्यम से। तो शायद चाइना इस बात को लेकर घबरा गया है कि अगर चाइनीज़ ऐप को भारत अनइंस्टॉल करता है या बैन करता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट देखिए ये साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट पर भी पड़ेगा। और सिंगापुर, मॉरिशस हो, इंडोनेशिया हो, इनसे भारत के बहुत अच्छे रिलेशन हैं। आपने आसियान कंट्रीज़ का नाम सुना होगा, वहाँ पर भारत एक रेगुलर मेंबर तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक ऑब्जर्वर मेंबर की तरह है। खैर, अब भारत के मैंने आपको रीजंस बताए क्यों थे। एक तो डेटा सुरक्षा से रिलेटेड ये डिसीजन भारत ने लिया, और दूसरा भारत की जो राष्ट्रीय संप्रभुता है, इंडियन सुवेनिटी है, उस पर भी अटैक है। तो 29 जून को भारत ने क्या किया? 59 ऐप्स को ब्लॉक्ड कर दिया। इसमें टिकटॉक, यूजी ब्राउज़र, शेयर इट मुख्य रूप से हैं। याद रखिएगा, इन सबको अगर मिला दें तो 100 मिलियन से अधिक मासिक सक्रिय यूज़र्स हैं भारत में जो इनको यूज़ करते हैं। मैक्सिमम ऐप ये चाइना के ही हैं, 59 ऐप तो बेसिकली चाइना के ही हैं, इसके अलावा भी। अब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी भारत सरकार को इसके बारे में बताया कि ये जो ऐप हैं इनका जो इनकी प्रकृति है खतरे की, यानी जो नेचर ऑफ डेंजर्स है, ये कैसा है, 59 ऐप से क्या नुकसान हो सकता है भारत को। जैसा कि मैंने ऊपर आपको समझाया, एक तो भारत की रक्षा को खतरा है, संप्रभुता को खतरा है, देश की सुरक्षा और लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर को भी खतरा है, और अखंडता, इंटीग्रिटी को भी खतरा है, क्योंकि इन ऐप्स के माध्यम से आप भारत की सीमाओं के बारे में, भारत की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, भारत के टेक्नीशियंस के बारे में गलत धारणा बनाकर उसको बाहर प्रेजेंट कर सकते हो। इसलिए ये ऐप हमारे लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपको मैं एक बात और बताता चलूँ, ये जो डाटा शेयरिंग की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, ये डेटा जो हमारा बाहर जाता है, ये डेटा है क्या? याद रखिएगा, 21st सेंचुरी में, आज की सदी में, ये डेटा जो है ना, एक तरह से ऑक्सीजन का काम करता है। आप बोल सकते हैं कि डेटा की उतनी ही वैल्यू है जितनी आज वर्ल्ड में ऑयल की या तेल की वैल्यू है, क्योंकि डेटा से ही ट्रेड, कॉमर्स और ग्लोबलाइजेशन जुड़े हुए हैं। यानी भूमंडलीकरण, वाणिज्य और व्यापार इस डेटा पे ही टिके हुए हैं। इवन मैं आपको बताऊं, जब हम लोग भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चलाते हैं या हम जब
अपना प्रचार करते हैं तो हम स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करते हैं उनको मैसेजेस भेजने के लिए। ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती है? इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि डेटा लोकलाइजेशन किया जाए। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि भारतीय उपभोक्ताओं का डेटा अगर कोई बाहर की कंपनी यूज़ कर रही है, चाहे वो कहीं की भी हो, यूएसए की हो, चाइना की हो, ब्राज़ील की हो, तो वो डेटा भारतीयों का भारत में ही रहे, बाहर ना जाए। आप देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का डेटा चोरी हुआ, वहाँ पर साइबर अटैक हुआ, और अभी मैं कल परसों की न्यूज़ देख रहा था कि भारत पर भी साइबर अटैक हो सकता है, और इसका जिम्मेदार चाइना ही है। चाइना पर ही हर बार इल्ज़ाम लग रहा है। खैर, अब इस एडिटोरियल के बाद यानी इस डिस्कशन के बाद हमारे सामने क्या कंक्लूजन निकल कर आते हैं? तो एक तो इंडिया की जो ये डिसीजन है, याद रखिएगा इंडिया का डिसीजन, ये प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है भारत, अपनी खुद की निजी स्वतंत्रता को लेकर कि जो हमारा डेटा बार बार बाहर जा रहा है। भारत, याद रखिएगा, शांतिपूर्ण तरीके से संबंध चाहता है, परंतु अब वह किसी भी कीमत पर संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। मतलब देश की जो सोवेरिनिटी है, हम एक सोवेरियन कंट्री हैं, उससे कॉम्प्रोमाइज़ भारत नहीं करेगा। हमारी इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसी हम डिसाइड करते आए हैं और हम करते रहेंगे, आंतरिक और विदेश नीति। ये जो डिसीजन आया है, याद रखिएगा, ये राजनयिक या डिप्लोमेटिक ज़्यादा है, मिलिट्री कम है, क्योंकि उसके लिए अभी समय है। अभी ये सैन्य कारणों से डिसीजन नहीं लिया गया है और ना सैन्य डिसीजन इसे कहा जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये ज़रूरी है कि भारत ने एक काम ज़रूर किया है कि हमने चाइना को चोट तो पहुँचाई है, लेकिन इस चोट को पहुँचाने से हमें हानि थोड़ी कम होगी और हमें आगे ये प्रयास भी करना है, याद रखिएगा। तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो इस डिसीजन के दो मायने निकल कर आते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो भारतीय कंपनियों के सामने चुनौती भी है और सुअवसर भी है। चुनौती क्या है कि हम भी अच्छी अच्छी ऐसी ऐप्स बनाएं कि भारत के लोग चाइनीज़ ऐप के पीछे ना भागें, और सुअवसर इंडियन टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स या जितने भी हैं उनके लिए है कि वो इसमें सहयोग करें और अपनी प्रतिभा दिखाएं। कोविड-19 के संबंध में भी भारत को आर्थिक निर्भर होने का सुअवसर है। हमारे लिए आर्थिक निर्भरता होनी बहुत ज़रूरी है। हम मेडिसिन भी डेवलप करें, और अगर मेडिसिन, याद रखिएगा, आर्थिक निर्भरता का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम मेडिसिन ही बना लें। अगर ये मेडिसिन कहीं पर उपलब्ध है तो हम उसे खरीदने में भी सक्षम हों। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, 70% थोक दवाएं जो हम चाइना से खरीदते हैं, उसका भी ऑप्शन ढूंढना हम जल्दी से जल्दी शुरू करें। मेरे हिसाब से एक सही मायने में जो श्रद्धांजलि होगी हमारे भारतीय सैनिकों को, वो यही होगी। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो समझ में ज़रूर आया होगा। वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा तो और अच्छे से आपके दिमाग में बैठेगा, और अपने प्रियजनों को, भाई बहनों को ये ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो इस टेक्निकल एस्पेक्ट को समझ सकें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।